उनकी गाड़ी काफ़ी देर से उस सजी सजाई कार के ताक़ुब में थी और उन्हें कुछ मालूम न था कि कौन उनके ताक़ुब में है। सजी सजाई कार में तेज़ तेज़ म्यूज़िक बज रहा था। शादी ब्याह के गीतों का कैसेट लगा हुआ था। उस तेज़ मौसीकी की लहरों में हर शख्स बहा जा रहा था। कार स्पीड में जा रही थी। दूल्हा का दोस्त अकबर गाड़ी चला रहा था। ये कार उसी की थी। अकबर के बराबर दूल्हा का छोटा भाई मजीद बैठा था। कार की पिछली सीट पर दूल्हा रोशन, दुल्हन लुबना और दुल्हन की मुमानी बैठी थीं। उन गानों से मुमानी को बड़ी उलझन हो रही थी। पिछले 5-4 दिनों में शादी ब्याह के गीत इस तवातुर से सुने जा रहे थे कि अब ये गीत कानों में पिघले शीशे की तरह घुस रहे थे। उनका जी चाह रहा था कि वो दूल्हा के भाई से कहकर ये कैसेट निकलवा दें। एक बार वो आगे की तरफ झुकी भी, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गईं। कहीं लुबना के ससुराल वाले इस बात का बुरा न मान जाएं। ये लोग इस वक्त इस कैसेट को सुनना चाह रहे हैं तो सुनने दो। जैसी इन लड़कों की खुशी, इस खुशी के मौके पर रोक टोक मुनासिब बात न थी। ये सोचकर उन्होंने सब्र कर लिया और अपना ध्यान गानों से हटाने की कोशिश की। ये कोई सुनसान सड़क थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। यही वो मौका था जिसकी तलाश में वो अब तक सब्र किए बैठे थे। उनकी गाड़ी ने शादी हॉल से ही ताक़ुब शुरू किया था। दुल्हन की कार किसी तरह हॉल से निकल ही नहीं रही थी। रुखसती में खासी ताख़ीर हो रही थी। ताख़ीर क्यों ना होती। एक तो बारात खासी देर से पहुंची। बारात पहुंची तो दुल्हन का इंतज़ार शुरू हुआ। खुदा खुदा करके उसका मेकअप ख़त्म हुआ। ये तो अच्छा था कि निकाह सुबह ही घर में हो गया था, वरना मज़ीद ताख़ीर होती। दुल्हन के आते ही फ़ौरन खाना दे दिया गया। खाने से फारिग होकर लोगों ने रुखसत होना शुरू कर दिया। आखिर में दूल्हा और दुल्हन के नज़दीकी रिश्तेदार रह गए। फिर एक एक के साथ दुल्हन को बिठाकर वीडियो फिल्म बनवाई गई। इस फिल्मबंदी में 2-2.5 घंटे ज़ाया हो गए और जब दुल्हन और दूल्हा की कार शादी हॉल से निकली तो रात का 1 बजा था। सजी सजाई कार के बाहर निकलते ही उन्होंने गाड़ी पीछे लगा दी। ताक़ुब करने वालों को मालूम था कि गाड़ी किन रास्तों से गुजरेगी और कहाँ जाएगी। शादी हॉल से 4-5 मील का सफ़र था। इन्हीं 4-5 मील के दरमियान आधे मील का टुकड़ा ऐसा था जो बिल्कुल सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सजी सजाई कार अभी उस सुनसान इलाके में दाखिल हुई ही थी कि ताक़ुब करने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक रफ्तार तेज़ कर दी और अपनी गाड़ी सजी सजाई कार को क्रॉस करके इस तरह सामने ले आया कि अगर फ़ौरन ब्रेक न लगाता तो दोनों गाड़ियों की ज़ोरदार टक्कर हो जाती। अभी ये लोग मामले की नौयत समझ ही ना पाए थे कि वो चारों अपनी गाड़ी से उतरकर तेज़ी से कार की तरफ बढ़े और खुली खिड़कियों से राइफलों की नालें अकबर, मजीद और रोशन के सरों से लग गईं। मुमानी की तरफ का शीशा चढ़ा हुआ था। चौथे ने रिवॉल्वर का दस्ता मारकर शीशा तोड़ दिया और अपना हाथ अंदर घुसाकर रिवॉल्वर मुमानी की खोपड़ी से लगा दी। गाड़ी से नीचे उतरो, जल्दी करो, एक तहक्कुमाना आवाज़ आई। अकबर ने कोई मुज़ाहमत ना की। ये मुज़ाहमत का वक्त भी ना था। वो खामोशी से नीचे उतर आया। इसके बाद एक एक करके सबको ये हुक्म मिला। वो चारों नीचे उतर आए। कार में सिर्फ दुल्हन रह गई। मुमानी ने कुछ शोर मचाने की कोशिश की तो उनके कंधे पर एक जोरदार हाथ पड़ा। वो वहीं कर्राह कर ढेर हो गईं। फिर उन्होंने तीनों मर्दों की जल्दी जल्दी तलाशी ली। उनसे घड़ी, अंगूठी और नकदी छीन ली। रोशन की जेब में खासे पैसे थे, उसे उनसे महरूम कर दिया गया। चलो, फिर उनमें से एक बोला। एक राइफल बरदार दुल्हन के पास गया। एक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ाई। कार के निकलते ही रिवॉल्वर बरदार ने अपने दोस्त साथी से कहा, तू गाड़ी में चल। यह सुनकर उसका साथी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अगर तुम लोगों को जान अजीज है तो खामोशी से ज़मीन पर बैठ जाओ। उनमें जान किसको अजीज ना थी। वो हुक्म पाते ही सड़क पर बैठ गए। इतनी देर में उसका साथी गाड़ी बैक करके उसके नज़दीक ला चुका था। वो तेज़ी से पिछली सीट पर बैठ गया और उसने मुंह बाहर निकालकर उन चारों से कहा, हम जा रहे हैं, टाटा। फिर देखते ही देखते वो गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हो गई। लुबना के वालिद डॉक्टर इरफान जब अपने कमरे में आए तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। वो तेज़ी से टेलीफोन की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ नज़र डाली। 2:30 बज रहे थे। वो डॉक्टर थे, इसलिए रात गए मरीजों के टेलीफोन आते रहते थे। उस टेलीफोन को भी उन्होंने किसी मरीज का टेलीफोन तसव्वुर कर लिया। लेकिन जब उन्होंने रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा तो उनके छक्के छूट गए। सर्दी के बावजूद उन्हें पसीने आ गए। वो कॉल ही ऐसी थी। आखिर तुम नहीं माने। तुमने हमारी तंबी को महज एक मजाक समझा। अब तुम्हारी बेटी हमारे पास आ चुकी है। उसकी तरफ से फिक्र मत करना। हम बड़े कदरदान लोग हैं, अच्छी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखते हैं। ये कहकर कहने वाला हल्का सा हंसा, फिर कहने लगा, हाँ, अपने दामाद की तो खबर लो। वो बेचारा अभी सड़क पर ही खड़ा होगा
और इससे पहले कि डॉक्टर इरफान को इस सवाल करते, उधर से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। डॉक्टर इरफान बड़े मजबूत आसाब के मालिक थे, डॉक्टर थे। डॉक्टरों के आसाब वैसे भी खासे मजबूत होते हैं, लेकिन डॉक्टर इरफान कुछ ज़्यादा ही कवी आसाब रखते थे। मगर इस वक्त टेलीफोन की कॉल सुनकर उनके आसाब जैसे जवाब दे गए थे। उनकी टांगें लरस रही थीं और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अगर वो फौरन बेड पर न बैठ जाते तो इस बात का इम्कान था कि वो चकरा कर ज़मीन पर गिर जाते। वो टेलीफोन की कॉल ही इस कदर खौफनाक थी, उसे कोई भी बाप सुनता उसका यही हाल होता। फिर लुबना तो उनकी अकलौती बेटी थी, बहुत प्यारी और बहुत चही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डॉक्टर इरफान लुबना ही के बारे में सोचते हुए आ रहे थे। लुबना की बहुत सी तस्वीरें उनकी निगाहों में घूम रही थीं। बचपन से जवानी तक के वाक़यात उनकी आंखों में झांक रहे थे। वो 1-1.5 घंटा पहले ही तो उसे रुखसत करके आए थे। घर आने के बाद मेहमानों की मौजूदगी के बावजूद उन्हें अपना घर सूना सूना लग रहा था। उस घर की मैना अब पराई हो गई थी। उसकी मीठी बातें अब किसी और आंगन में चहचहाएंगी। लुबना के पराई होने का गम सभी को था, इसलिए उसकी रुखसती के बाद हर शख्स चुपचाप सा था। घर आने के बाद कुछ देर मेहमानों और घर वालों ने इधर उधर की बात की। फिर एक एक करके सब अपने अपने ठिकानों की तरफ चले गए। लुबना की अम्मी बिखरी हुई चीज़ों को समेट रही थीं। डॉक्टर इरफान उन्हें मुंतज़िर नज़रों से देख रहे थे। इंतज़ार करता देख कर लुबना की अम्मी फरीदा ने कहा, आप ऊपर चलिए, मैं थोड़ा सा काम समेट कर आ रही हूँ। जी बेहतर। डॉक्टर इरफान ये कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उनका बेडरूम ऊपर था, लेकिन अब वो सर पकड़कर बैठे हुए थे। ये अचानक क्या हो गया था? उन्हें नहीं मालूम था कि वो ऐसा भी कर गुजरेगा। वो तो उसकी बातों को महज एक बेहुदा मजाक समझकर टाल दिया करते थे, लेकिन अब अगर उसने इंतहाई कदम उठा लिया है और वो कर गुजरा है जिसकी उसने तंबी की थी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ। उन्होंने खुद को संभाला, उठकर एक गिलास पानी पिया और फिर लुबना के ससुराल टेलीफोन करने लगे। उधर घंटी बज रही थी, लेकिन उठा कोई नहीं रहा था। डॉक्टर इरफान का हर घंटी पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो जल्द अज जल्द उस बकवास की जो अभी टेलीफोन पर की गई थी तस्दीक चाहते थे। खुदा खुदा करके उधर से किसी ने टेलीफोन उठाया। हेलो, कोई लड़की बोल रही थी। बेटा, क्या दुल्हन घर पहुंच गई है? जी अभी तो नहीं पहुंची, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक नहीं पहुंचे वो लोग? डॉक्टर इरफान के दिल में टीस सी उठी। बेटा, जाहिद साहिब को बुलाओ। जी अच्छा, बड़े मौदबाना अंदाज में कहा गया। आप कौन साहिब बोल रहे हैं? बेटा, मैं डॉक्टर इरफान बोल रहा हूँ, जल्दी से जाहिद साहिब को बुलाओ। उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। जी बुलाती हूँ। चंद ही लम्हों बाद रिसीवर में एक मर्दाना गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। हेलो, लुबना अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? डॉक्टर इरफान ने बेकरारी से सवाल किया। नहीं, अभी तक वो लोग नहीं पहुंचे, हम खुद इंतज़ार कर रहे हैं। क्या रोशन अभी तक घर नहीं पहुंचा? नहीं, जाहिद ने जवाब दिया। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि कोई गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? साफ साफ बताएं। उनके लहजे में खौफ था। लुबना को किसी ने अगवा कर लिया है, डॉक्टर इरफान ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। अरे नहीं, जाहिद का सर घूम गया। लुबना को अगवा किया गया है तो उनके बेटे रोशन पर जाने क्या गुजरी होगी। मैं आ रहा हूँ, आप घर पर रहें, वहाँ आकर सारी तफसील बताता हूँ, डॉक्टर इरफान ने कहा और उनका जवाब सुने बगैर ही रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे गए। पहले उन्होंने सोचा कि फरीदा को असल वाक़े से रोशनास करा दें, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गए। उन्हें कुछ बताना मुनासिब न था। उन्होंने अपने बड़े बेटे राजिक को साथ लिया और गाड़ी निकालकर उस रास्ते पर चल दिए जिस राह से उनकी बेटी को उठा लिया गया था। जो कुछ हुआ था बस आनन फानन ही हुआ था। रोशन के तो 14 तबक उस वक्त रोशन हुए जब वो लोग लुबना को लेकर गायब हो गए। अब उसे वाक़े की संगीनी का एहसास हुआ। वो तो ख्वाबों की वादी में डूबा हुआ था। कानों में खूंखार भेड़ियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। लुबना के नर्म व मुलायम हाथ का लम्स उसके हाथ में जाग रहा था। वो खुशी, वो सरशारी जो कुछ देर पहले महसूस हो रही थी, एकदम गायब हो गई थी। वो अंधेरे में खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मोमानी सड़क पर लेटी हुई थीं। उनके कंधे पर कराटे का हाथ पड़ा था, या फिर वो सानह की ताब न लाकर बेहोश हो गई थीं। रोशन ने अकबर से कहा, ज़रा मोमानी को देखो। अकबर और मजीद ने मिलकर उन्हें उठाने की कोशिश की तो उन्होंने कर्रा कर आंखें खोल दीं। वो लोग चले गए? लुबना कहाँ है? उन्होंने कांपते हुए सवाल किया। मोमानी, वो लोग लुबना को अपने साथ ले गए, अकबर ने उन्हें बताया। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? मोमानी, जो अकबर और मजीद का सहारा पाकर उठ गई थीं, दिल पकड़कर फिर लेट गईं। अब क्या होगा?
ये किसी को नहीं मालूम था। उन लोगों का घर तक पहुंचना कोई ऐसा मुश्किल मसला ना था। रात ज्यादा गहरी होने पर अगरचे उस सड़क पर किसी टैक्सी रिक्शा का मिलना बहुत मुश्किल था। रिक्शा टैक्सी ना सही किसी प्राइवेट गाड़ी से लिफ्ट ले लेंगे। अगर कोई गाड़ी ना भी मिले तो पैदल भी घर जाया जा सकता था। कुछ देर इंतजार करके आखिर उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। अकबर और मजीद मुमानी को सहारा देकर चला रहे थे। उनकी हालत खराब थी। वो नीम बेहोशी की कैफियत में थी। हालत तो रोशन की भी खराब थी। अगरचे वो बेहोश ना हुआ था, लेकिन सदमे से उसका जहन माऊफ हो चुका था। लुबना के इस तरह छिन जाने का सदमा उसकी रूह को किरची किरची किए दे रहा था। लुबना सिर्फ उसकी बीवी ना थी, उसकी मोहब्बत थी। रोशन सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। मसला ये ना था कि अब क्या होगा, मसला ये था कि ये क्या हो गया था। और यही सोच सोच कर रोशन का दिमाग पिघला जा रहा था। वो कदम रखता कहीं था, पड़ता कहीं था। वो चारों गिरते पड़ते बैठते चले जा रहे थे। अचानक उनकी अकब में एक गाड़ी रुकी। गाड़ी में डॉक्टर इरफान और उनका बेटा राज़िक थे। डॉक्टर इरफान का चेहरा देखकर रोशन ने सुकून का सांस लिया। अब घुप अंधेरे में कहीं कोई जुगनू चमका, कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी। अरे सादिया को क्या हुआ? डॉक्टर इरफान ने अपने साले की बीवी पर नजर पड़ते ही कहा। मुमानी सादिया अकबर और मजीद के कंधों पर झूल रही थीं। डॉक्टर इरफान ने उन्हें गाड़ी की पिछली नशिश पर लिटाकर नब्ज का मुआयना किया, आले से सीना चेक किया और फिर अपना बैग खोलकर जो हमेशा गाड़ी में रहता था, एक इंजेक्शन निकालकर उन्हें लगाया। ये काम उन्होंने मुश्किल से 2-3 मिनट में किया। इस दौरान में वो रोशन से सवाल करते रहे। इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर इरफान ने सबको गाड़ी में बैठ जाने को कहा। गाड़ी में सब ठुस ठुसा कर बैठ गए। तब डॉक्टर इरफान ने राज़िक से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। चलो जल्दी करो। अब उस गाड़ी का रुख रोशन के घर की तरफ था। वहां सब दूल्हा की कार का इंतजार कर रहे थे और दूल्हा की गाड़ी पैसेंजर ट्रेन बन गई थी, आकर ही नहीं दे रही थी। रोशन की बहनें बार बार दरवाजे पर आकर झांक रही थीं। उन्हें भाभी की आमद का शदीद इंतजार था। भाभी आए तो दरवाज़ा रोकें। शुरू में कुछ देर तक इसी तरह का हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ चेहरों पर हंसी की जगह फिक्र ने ले ली। अब खासा वक्त गुजर चुका था। शादी हॉल से घर तक का फासला 4-5 मील से ज्यादा नहीं था। देर होने की सूरत में भी उन्हें अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। रोशन के घर वाले और रोशन तकरीबन साथ साथ ही शादी हॉल से निकले थे। ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट का फर्क रहा होगा। चलते चलते वीडियो फिल्म बनने लगी थी तो मजीद ने कहा था, अब्बू आप घर वालों को लेकर चलें, मैं रोशन भाई और भाभी को लेकर आता हूं। इस तरह ये लोग उनसे पहले निकल गए थे। अगर साथ साथ भी निकलते तो दुल्हन को अगवा करने वालों को कोई फर्क ना पड़ता। जाहिद या घर वाले लुबना को जाने से नहीं रोक सकते थे। जान सबको प्यारी होती है। शोले उगलती नालों के सामने कोई नहीं ठहरता। अब इंतजार जानलेवा साबित हो गया था। सब लोग घर के दरवाजे में खड़े बातें कर रहे थे। इतने में डॉक्टर इरफान का टेलीफोन पहुंच गया। उस टेलीफोन कॉल ने घर वालों पर बिजली गिरा दी। डॉक्टर इरफान का जुमला अगरचे बहुत वाज़ेह था। उन्होंने लुबना के अगवा होने की खबर सुनाई थी। इस वाज़ेह खबर के बावजूद बहुत से सवालात रोशन के घर वालों के जहन में सर उभार रहे थे। जाहिद चाह रहे थे कि फ़ौरन घर से निकलें और बाहर निकलकर सूरत हाल मालूम करें, लेकिन डॉक्टर इरफान ने उन्हें घर से निकलने से रोक दिया था। लुबना के अगवा की खबर ने हंसते बसते घर को सोगवार बना दिया था। ऐसा लगता था जैसे मकीनों को सांप सूंघ गया हो। रोशन की वालदा जुबैदा की हालत बड़ी ख़राब थी। वो अपना दिल दबाए बैठी थीं। एक बेटी उनकी पीठ सहला रही थी। जाहिद मुट्ठियां भींचे इधर से उधर टहल रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक हुआ कैसे। उन्हें रह रहकर इस बात का अफसोस हो रहा था कि हम सबको एक साथ निकलना चाहिए था। अगर सब निकलते तो शायद ये वारदात ना होती। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक इत्तलाई घंटी बजी और साथ ही किसी गाड़ी के इंजन बंद होने की आवाज़ आई। सब लोग दरवाजे की तरफ भागे। आलिया सबसे आगे थी। उसने घर का दरवाज़ा खोला तो सबसे आगे रोशन था। आलिया अपने भाई से लिपट गई। भाईजान ये सब क्या हो गया? वो रो रही थी। आलिया हिम्मत से काम लो, इन लोगों को अंदर तो आने दो, पीछे से जाहिद ने कहा। तब आलिया ने रोशन को छोड़ दिया। रोशन घर में दाखिल हुआ तो उसे बाप ने लिपटाया और उसे माँ ने चूमा। उसे दीगर बहनों ने गले से लगाया। रोशन को महसूस हुआ जैसे उसके घर वाले उसे सही सलामत देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उस पर क्या बीत रही है। वो इस घर में लुबना के बगैर दाखिल हुआ है। लुबना जो उसकी आधी जिंदगी थी। लुबना के बगैर वो अधूरा था, आधा जिंदा था। रोशन घर के एक कमरे में जाकर बेड पर गिर पड़ा। बाकी लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाया जा चुका था। मुमानी की हालत अब कुछ संभल गई थी।
वो घर की खवातीन के साथ अंदर चली गई थीं। घर की औरतों ने उन पर सवालात की बौछार कर दी थी। वो सबको इस वारदात की तफसीलात बता रही थीं। ड्राइंग रूम में घर के मर्द इकट्ठे थे और इस वारदात की जुज़ियात पर मुकालमे कर रहे थे। लुबना के चले जाने पर दोनों घराने बेहद फिक्रमंद थे, रंजीदा थे। एक की बेटी गई थी तो एक की दुल्हन गई थी। उन कमीनों को जो कुछ लूटना था ले जाते, पर मेरी बेटी को छोड़ जाते। डॉक्टर इरफान हाथ मल रहे थे। काश ऐसा होता तो हम में से किसी को अफसोस ना होता। जेवरात, रुपया, पैसा तो आनी जानी चीज़ें हैं। लड़की के मुकद्दर में होती तो फिर उसे हासिल हो जाती। जाहिद ने दुख भरे लहजे में कहा। वो किस तरह के लोग थे? डॉक्टर इरफान ने अकबर से सवाल किया। वो चार थे, चारों नौजवान थे, हमारी ही उम्रों के रहे होंगे। कद काट भी उनके हमारे जैसे थे, लंबे तड़ंगे ना थे, पस्ता कद भी ना थे, मुनासिब कद थे उन लोगों के। चेहरों पर नकाब था? नहीं अब्बू, उनके चेहरे खुले हुए थे। इस मर्तबा मजीद ने जवाब दिया। अगर वो दोबारा नजर आए तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? जहां ये वारदात हुई है वहां अंधेरा था, फिर सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि सबके जहन माऊफ हो गए थे। हम में से किसी ने उनके चेहरों पर गौर नहीं किया। अगर गौर करते भी तो शायद उनके चेहरों के नकूश याद रखना मुश्किल होता, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से उनके चेहरे वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या वो लोग पहले से सड़क पर खड़े थे? नहीं, वो पीछे से आए और उन्होंने गाड़ी इस तरह आगे लाकर रोकी कि अगर मुझसे ज़रा भी गफलत हो जाती तो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती। तुम लोगों को ताक़ुब किए जाने का एहसास नहीं हुआ? नहीं, इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी में तेज़ आवाज़ में कैसेट बज रहा था। हम सबका ध्यान मौसीकी की तरफ था। अगर किसी तरह हमें यह एहसास हो जाता कि कोई गाड़ी हमारे ताक़ुब में है तो फिर मैं गाड़ी को तेज़ भगा लाता। अकबर ने कहा। वो तुम लोगों से भी घड़ियां, अंगूठियां और नकदी छीन कर ले गए। बज़ाहिर ये डकैती की वारदात लगती है। जाहिद ने क़यास आराई की। नहीं जाहिद साहब, ये महज डकैती की वारदात नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो नकदी और जेवरात लूट कर चले जाते, लुबना कुछ साथ न ले जाते। डॉक्टर इरफान ने कहा, फिर कुछ तवक्कुफ करके बोले। ये सब उसी की कारिस्तानी है जिसे मैं अब तक महज मजाक समझता रहा। किसकी कारिस्तानी? कौन है वो? एकदम सब चौंक पड़े। वो मुझे अक्सर फ़ोन करता था, डॉक्टर इरफान ने कहा। कौन? ये मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। फ़ोन पर क्या कहता था? वो मुझे लुबना की शादी करने से रोकता था। वो कहता था कि आप लुबना की शादी हरगिज़ ना करें। क्या वो खुद लुबना से शादी करना चाहता था? जाहिद ने पूछा। नहीं, इस बात का जिक्र उसने कभी नहीं किया, लेकिन वो जो कोई भी है बड़ा बाखबर है। उसे एक एक बात की फ़ौरन खबर हो जाती थी। जब रोशन और लुबना की मंगनी हो गई तो दूसरे दिन उसका फ़ोन आया। उसने मंगनी का तस्करा करते हुए कहा कि मैं लुबना की शादी हरगिज़ रोशन से न करूं। उसने रोशन के दफ्तर में कई लड़कियों से फ्लर्ट करने के वाक़यात सुनाए थे। मैंने लुबना को बताया तो वो ये सुनकर देर तक हंसती रही। उसने कहा, डैडी, मैं और रोशन एक ही फर्म में काम करते हैं। वो जितना फ्लर्ट है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये महज आपके जहन को ख़राब करने की कोशिश है और कुछ नहीं। लुबना की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया। फिर मैंने उन टेलीफोन कॉलों को कोई अहमियत ना दी, महज एक बेहुदा मजाक समझता रहा। लेकिन अब मालूम हुआ कि वो सब मजाक ना था। वो इंतहाई संजीदगी से मुझे तंबी कर रहा था। क्या शादी से पहले भी उसने तंबी की थी? शादी से एक दिन पहले तक वो मुझे मुसलसल तंबी करता रहा था और मैं उसे जवाब में गालियां देता रहा था। ये तो कोई ख़तरनाक चक्कर मालूम होता है। हमें फ़ौरन चलकर थाने में रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। जाहिद ने कहा। जाहिर है रिपोर्ट तो हर सूरत में लिखवाना होगी। रोशन कहाँ है? उसे बुलाएं ताकि साथ ले चलें। डॉक्टर इरफान ने उठते हुए कहा। मैं भाई को बुला कर लाता हूँ, आप लोग बाहर चलें, मजीद ने कहा। फिर वो अंदर चला गया। अभी ये लोग थाने जाने के लिए गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि आलिया भागती हुई बाहर आई। अब्बू, आपका फ़ोन है। मेरा? जाहिद ने हैरत से कहा। इस वक्त किसका फ़ोन आ गया? तुमने नाम पूछा था? मैंने नाम पूछा था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। कहने लगे वो मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है, फ़ौरन बुलाएं। आलिया ने उनके साथ साथ चलते हुए बताया। ये सुनकर जाहिद की पेशानी पर बल पड़ गए। वो तेज़ तेज़ चलते टेलीफोन के पास पहुंचे। उन्होंने रिसीवर उठाकर तजब्जुब के आलम में हेलो कहा। जाहिद साहब बोल रहे हैं? जी जनाब, मेरा नाम जाहिद है, फरमाइए। मुझे फरमाना नहीं, अर्ज़ करना है, और अर्ज़ यह है कि आपकी बहू हमारे पास बाहिफाजत पहुंचा दी गई है। आप उसकी वापसी के लिए परेशान होंगे। इधर से अभी बात जारी थी कि जाहिद ने माउथ पीस पर हाथ रखकर आलिया से डॉक्टर को बुलाने को कहा। वो फ़ौरन दौड़ी चली गई। हेलो,
जी फरमाइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। माउथपीस पर भी गालिबन हाथ रखा था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? खैर, मैं अर्ज कर रहा था, वैसे मैं लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं, साफ और दो टोक बात करने का आदी हूँ। आप अपनी बहू के सिलसिले में फिक्रमंद ना हो, ज़रा हौसले से काम लें। आपकी बहू आपको सुबह 10 बजे तक मिल जाएगी। अभी ये बात जारी थी कि डॉक्टर इरफान परेशान कमरे में दाखिल हुए। जाहिद ने उन्हें देखकर फौरन माउथपीस पर हाथ रख लिया। कौन है? डॉक्टर इरफान ने पूछा। वही है, जाहिद ने आहिस्ता से कहा। लाए, मुझे दें फ़ोन। डॉक्टर इरफान ने उनसे रिसीवर लेना चाहा, लेकिन जाहिद ने हाथ के इशारे से ठहरने को कहा। भाई जाहिद साहब, क्या बात है? आप बार बार कहाँ गायब हो जाते हैं? मेरे ख्याल से आपको अपनी बहू से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं बंद करता हूँ फ़ोन। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, जाहिद ने घबरा कर कहा। दरअसल हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं वादा करता हूँ कि न सिर्फ आपकी बहू मिल जाएगी, बल्कि गाड़ी और लूटी हुई दीगर अशिया भी मिल जाएंगी। आप पता नोट करें। कागज़, जाहिद ने आलिया से कहा। आलिया ने जल्दी से किसी कॉपी में से एक वर्क फाड़ा और अपने वालिद के सामने रख दिया। जी फरमाइए, जाहिद ने कागज़ और बॉल पेन संभालते हुए कहा। जवाब में उधर से पता लिखवाया गया और कहा गया कि ठीक 10 बजे आप बताए हुए पते पर पहुंच जाएं। आपकी बहू आपको गाड़ी में मां सामान बैठी मिल जाएगी। आखिर में एक बार फिर याद दिला दूं कि पुलिस को इस सिलसिले में किसी किस्म की जहमत देने की ज़रूरत नहीं, वरना नतीजे के खुद जिम्मेदार होंगे। ये कहकर उधर से रिसीवर रख दिया गया। गुफ्तगू खत्म होने पर जाहिद ने गहरा और ठंडा सांस लिया। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? डॉक्टर इरफान ने बेकरार होकर पूछा। डॉक्टर साहब, हमें लुबना मिल जाएगी। जाहिद ने उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। आपने मुझे रिसीवर क्यों नहीं दिया? मैं उससे बात करता। डॉक्टर इरफान ने कहा। अब उससे बात करने का क्या फ़ायदा था? बात तो उसने ख़त्म कर दी। उसने कहा कि सुबह 10 बजे हमें इस पते से लुबना मिल जाएगी। न सिर्फ लुबना मिल जाएगी, बल्कि लूटी हुई अशिया और गाड़ी भी मिल जाएगी। वो कुत्ते का बच्चा है कौन? मैं उसका खून पी जाऊंगा, रोशन ने गुस्से से कहा। बेटा, इस वक्त गुस्से से काम नहीं चलेगा। इस वक्त हमें उसकी हिदायत पर अमल करना होगा। क्या कहा है उसने? रोशन ने पूछा। बस उसने एक बात कही है कि इस सिलसिले में पुलिस से मदद न ली जाए, वरना। रोशन ने पूछा। वरना लुबना हम तक जिंदा ना पहुंचेगी, जाहिद ने ठंडा सांस लेते हुए कहा। खुदा का शुक्र है कि उसने लुबना के एवज हमसे कोई मुतालबा नहीं किया। इस मर्तबा रोशन का दोस्त अकबर बोला। उसे अब अपनी गाड़ी मिलने की आस हो गई थी। हमें क्या ज़रूरत है कि पुलिस से रुजू करें? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करने का इरादा मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा पहुंचने के बजाय नुकसान होने का एहतमाल है, जाहिद ने डॉक्टर इरफान की आंखों में देखते हुए कहा। यह है कौन शख्स? रोशन को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। उसने ये सब क्यों किया? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास न था। अगर लुबना को तावान वसूल करने के लिए अगवा किया गया था, तो बगैर तावान वसूल किए उसे आज़ाद क्यों कर रहा था? अगर ये महज डकैती की वारदात थी, तो डाकू लूटा हुआ माल कब वापस करते हैं? उसने तो लूट के माल की वापसी का भी यकीन दिलाया था। सवाल ये था कि अगर लूट का माल वापस ही करना था, तो उसे लूटा क्यों किया? हो सकता है कि उसके गुर्गों ने यह काम गलती से किया हो। यह भी हो सकता है कि पहले उसने सोचा हो कि इस वारदात को डकैती की वारदात बना दिया जाए, ताकि पुलिस में रिपोर्ट होने की सूरत में पुलिस महज इसे डकैती की वारदात समझे। लेकिन बाद में जब उसे अंदाज़ा हो गया कि अभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई है, तो उसने इरादा बदल दिया होगा। इस वारदात को शरीफाना वारदात बना रहा हो। बहरहाल ये एक गोरख धंधा था, एक मुअम्मा था, समझने का न समझाने का। वो कौन था? क्या चाहता था? उसने लुबना को क्यों अगवा किया? अगवा किया तो छोड़ने का इरादा क्यों किया? वो लुबना की रोशन से शादी क्यों नहीं होने देना चाहता था? ये वो सवालात थे जिनके जवाब किसी के पास ना थे। ये बात तो लुबना को भी मालूम ना थी। उस पर उफ्ताद अचानक पड़ी थी। इस वारदात के वक्त उस पर लर्ज़ा तारी हो गया था। खौफ के मारे चीख उसके हलक में घुट कर रह गई थी। फिर भी जब लोग उसके अपनों को उतार कर उसे अगवा करके ले चले, तो उसने मज़ामत की नाकाम कोशिश की। साथ बैठे शख्स ने अचानक ही अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके मुंह पर रख दिया। उस रुमाल के रखते ही आनन फानन उसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो होश गंवा बैठी। होश आने के बाद पहले तो उसकी समझ में ही ना आया कि वो कहाँ है। उसने अपने गिर्द अंधेरा पाया, फिर उसे खुशबू महसूस हुई। उसके बाद उसने गर्दन उठाकर चारों तरफ नजर डाली, तो ख्वाबनाक अंधेरे में उसने खुद को किसी बेडरूम में पाया। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। उसके उठते ही कमरे में लगी बत्तियां रोशन हो गईं। उसे लगा बत्तियां उसके उठने से रोशन हो गई हों।
लेकिन ऐसा नहीं था। कोई कमरे में था जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो उठकर बैठी, मुंतजिर शख्स ने कमरे की बत्तियां रोशन कर दीं। लुबना ने उसे पलटकर देखा। वो कोई खुश लिबास नौजवान था। पिस्तौल उसके हाथ में था और होंठों पर मुस्कुराहट। वो बेड के नजदीक आकर रुक गया। उसने कोई बात न की, जैसे वो लुबना के बोलने का मुंतजिर हो। कौन हो तुम? मुझे यहां क्यों लाए हो? लुबना ने सवाल किया। सवालात करके अपने आप को हल्का ना करें। ये बताएं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ, मैं कहाँ हूं? लुबना ने पूछा। आप इसी शहर में हैं, उस नौजवान ने जवाब दिया। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। तुमने मुझसे किस वक्त की दुश्मनी निकाली है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं, लुबना ने शिकवा किया। आप ठीक कह रही हैं, आप वाकई मुझसे वाकिफ नहीं। फिर ये सब क्या है? मुझे क्यों अगवा किया गया है? मुझसे मेरी खुशियां क्यों छीनी गई हैं? ये सब मैं नहीं जानता, ऊपर वाला जानता है। मैं तो उसका एक अदना गुलाम हूं। ऊपर वाला कौन? तुम्हारा मतलब अल्लाह? जी नहीं, अल्लाह तो बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर। मैं तो इस छत की बात कर रहा था। इस छत के ऊपर एक कमरा है, वहां हमारे बॉस मौजूद हैं। वही इस अगवा की वजह जानते हैं, उस नौजवान ने बताया। कौन है तुम्हारे बॉस? ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं? तुम मुझे कोई अच्छे आदमी दिखाई देते हो। खुदा के वास्ते बताओ, ये सब क्या है? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है कि मैं कोई अच्छा आदमी हूं। अच्छे आदमी किसी नई नवेली दुल्हन को अगवा नहीं करते, लिहाजा मुझसे किसी भलाई की तवक्को ना रखें। हमारे बॉस ऊपर किसी को ज़रूरी टेलीफोन करने गए हैं, वो ऊपर से आने ही वाले होंगे। अभी वो नौजवान ये बात कर रहा था कि एक मकरूर सूरत आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ था। उसे देखकर लुबना घबरा गई। खुदा के वास्ते मुझे इंजेक्शन ना लगाओ, उसने फरियाद की। लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो लोग अंधे और बहरे थे, उन्होंने कुछ देखा न सुना। लुबना को पकड़कर उसके बाजू में सिरिंज घोंप दी। इंजेक्शन लगते ही उसकी आंखों में अंधेरा फैल गया। उसे लगा जैसे वो रुई के गालों में धंसती चली जा रही है। फिर उस पर गहरी नींद तारी हो गई। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उसी गाड़ी में पाया जिसमें उसे अगवा किया गया था। जब वो लोग बताए हुए पते पर ठीक 10 बजे पहुंचे तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। गाड़ी उस मैदान में खड़ी थी। अकबर अपनी गाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ। अकबर के साथ रोशन था। उसने दूर ही से लुबना को देखने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में लुबना की कोई झलक दिखाई न दी। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। रोशन ने मुड़कर डॉक्टर इरफान पर नजर डाली। उन्होंने भी गाड़ी को खाली महसूस कर लिया था। वो भी परेशान हो गए थे। बस ये तीनों ही यहाँ आए थे। जाहिद को रोशन और अकबर ने आने से मना कर दिया था। वो तो डॉक्टर इरफान को भी साथ नहीं लाना चाहते थे कि वहां जाकर जाने क्या सूरत हाल सामने आए। लेकिन डॉक्टर इरफान नहीं माने। वो अपनी बेटी के लिए हर खतरे से गुजरने के लिए तैयार थे। 9:30 बजे के करीब उस मैदान में 2 गाड़ियां दाखिल हुई थीं। दरमियान में पहुंचकर दोनों गाड़ियां एक दूसरे के बराबर रुक गई। लुबना वाली गाड़ी से 2 आदमी तेजी से बाहर निकले और जल्दी से दूसरी गाड़ी में बैठ गए। फिर वो गाड़ी लुबना वाली गाड़ी को पीछे छोड़कर बर्क रफ्तारी से मैदान से निकल गई। अगर ये लोग 10 बजे से पहले आए होते तो उस बर्क रफ्तार गाड़ी को जरूर देख लेते। वैसे उनके देखने का कोई फायदा ना होता। वो लोग मुसल्ला थे और हर खतरे से निमटने के लिए तैयार थे। उनका कुछ बिगड़ना मुमकिन ना था। ये लोग तो वैसे ही डरे सहमे थे, किसी जारिहाना कदम के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो किसी मामूल की तरह टेलीफोन पर मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। वो वादा खिलाफी करके उस नादीदा शख्स को नाराज नहीं करना चाहते थे। उस गाड़ी को मैदान में खड़े आधा घंटा हो गया था, लेकिन उस इलाके के किसी आदमी ने उस तरफ तवज्जो ना दी थी। अव्वल तो मैदान से 2-4 आदमी ही गुजरे थे। ये आम गुजरगाह ना थी, लेकिन इन 2-4 आदमियों ने भी उस तरफ तवज्जो ना दी। ये तो खैर गाड़ी थी। अगर इस गाड़ी की जगह कोई लाश पड़ी होती तब भी लोगों का रवैया यही होता। वो उसे दूर ही से देखकर गुजर जाते। वैसे इसमें लोगों का भी कसूर ना था। असल में हमारे माशरे ने जो रुख इख्तियार कर लिया है उसमें हर शख्स हमदर्दी करते हुए घबराता है, क्योंकि ये हमदर्दी बसा औकात बड़ी महंगी पड़ती है। डॉक्टर इरफान और रोशन को जब गाड़ी खाली महसूस हुई तो उन्होंने अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी। फिर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी के नज़दीक पहुंचकर उन्हें सुर्ख कपड़े नजर आए। सुर्ख कपड़े देखकर डॉक्टर इरफान के चेहरे पर एक लम्हे को सुकून की लहर आई। फिर ये सुकून की लहर खौफ में तब्दील हो गई। लुबना गाड़ी में जिस तरह पड़ी थी उससे उसका जिंदा होना साबित ना था। लुबना की बस उसी दमे आंख खुली थी जब उसे मुसल्ला नौजवान ने उसे झटके से सीट पर लिटाया था और खुद तेजी से गाड़ी से उतर गया था।
उसी वक्त लुबना को होश आया था। उसने खुद को रात वाली कार में पाया था और फिर कोशिश के बावजूद उसकी आंखें नींद से बोझल होकर बंद हो गई थीं। अब वो इस तरह गाड़ी में लेटी हुई थी जैसे जिंदगी उससे रूठ गई हो। क्या उस शख्स ने हमें धोखा दिया है? हमने तो उसकी हिदायत पर अमल करते हुए पुलिस से भी रुजू नहीं किया। फिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने लुबना की जिंदगी क्यों ले ली? ये सोचकर एक लहर डॉक्टर इरफान के दिमाग में आकर तेजी से निकल गई। डॉक्टर इरफान ने घबराकर दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाज़ा बंद था। रोशन ने गाड़ी के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो भी बंद था। गाड़ी के चारों दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे और गाड़ी की चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। ये भी गनीमत था कि चाबी गाड़ी में मौजूद थी। रोशन ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा, फिर उसने गाड़ी के अंदर जाकर तमाम दरवाजे खोल दिए। डॉक्टर इरफान ने लपक कर लुबना को हिलाया चुलाया, उठाकर बिठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी लटकी हुई गर्दन देखकर उसे फिर से सीट पर लेटा दिया। उसकी नब्ज देखी, आंखें खोलकर चेक की। रोशन, जल्दी करो, इसे घर ले चलो, इस पर गशी तारी है, डॉक्टर इरफान ने घबराए हुए लहजे में कहा। इतनी देर में अकबर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। उसने डॉक्टर इरफान के कहते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। मजीद गाड़ी में नहीं बैठा था। वो डॉक्टर इरफान की दूर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा ताकि उसे घर ले जा सके। लुबना की आंख खुली तो उसने अपने सामने अपनी अम्मी फरीदा को बैठे पाया। वो खाली निगाहों से उन्हें देखती रहीं। उन्होंने लुबना की आंखें खुली देखकर उसे बहुत मोहब्बत से देखा, फिर झुककर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। मोहब्बत से पूछा, मेरी चंदा कैसी हो? लुबना ने कोई जवाब ना दिया। उसने माँ की तरफ खाली खाली निगाहों से देखकर आंखें झपकाईं, जिसका मतलब फरीदा ने यह निकाला कि लुबना कह रही है कि मैं ठीक हूं। बस ऐसा ही हो रहा था। लुबना पर मुस्तकिल गशी तारी थी। कभी कभी वो आंखें खोलती, आंखें खोलकर चारों तरफ देखती और फिर बंद कर लेती। कभी उस पर बेहोशी तारी हो जाती और कभी वो अपने ही आप आंखें बंद कर लेती। डॉक्टर इरफान ने घर के हर फर्द को मना कर दिया था कि वो लुबना को ज़बरदस्ती बोलने पर मजबूर ना करे और ना ही उसके सामने कोई ऐसी बात की जाए कि उसके दिल को ठेस पहुंचे। लुबना की खुशकिस्मती थी कि उसका बाप डॉक्टर था। उसका शुमार अच्छे डॉक्टरों में होता था। अगर वो ना होते तो उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता और वहाँ इस बेहोशी की वजह भी बतानी पड़ती। फिर बात यकीनन पुलिस तक पहुँचती। पुलिस इस सिलसिले में क्या करती, ये सब जानते थे। उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो जाता। फिर यह भी मुमकिन था कि उस शख्स से बदअहदी की सूरत में लुबना की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती। डॉक्टर इरफान लुबना का घर पर ही इलाज कर रहे थे। ख़ानदान वालों को कुछ मालूम ना था, बस यही मालूम था कि वो बीमार है। क्योंकि बीमार है, क्यों बीमार है, इस सिलसिले में किसी को कुछ मालूम ना था। लुबना ने थोड़ी देर बाद फिर आंखें खोलीं। अम्मी फिर सामने थीं। उन्होंने पूछा, बेटा जूस पियोगी? लुबना ने गर्दन के खफीफ से इशारे से इनकार किया। बेटा तुम दिन भर लेटी रहती हो, कुछ देर उठकर बैठ जाओ, तुम्हें उठाकर बिठा दूं? उन्होंने पूछा। लुबना ने आंख के इशारे से हाँ कहा। फरीदा को लुबना की यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सहारा देकर उसे बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे तकिए लगा दिए। लेकिन मुश्किल से वो चंद मिनट बैठी ही होगी कि फिर उस पर गशी तारी होने लगी। फरीदा ने जल्दी से उसे लिटा दिया। फिर 2-3 घंटे बाद उसे होश आया तो उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। अभी वो गर्दन उठाकर देख ही रही थी तो फरीदा कमरे में दाखिल हुई। जाग गया मेरा बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो भूख लग रही होगी। लुबना ने गर्दन अस्बात में हिलाई। फरीदा ने उसकी गर्दन जरा सी उठाकर जूस का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। लुबना ने थोड़ा सा जूस पिया, फिर गिलास से मुंह हटा लिया। फरीदा ने गिलास साइड टेबल पर रखकर तौलिए से उसका मुंह साफ किया और उसका सर तकिए पर टिका दिया। फिर वो जाकर गर्म पानी ले आई। उन्होंने तौलिया गर्म पानी में भिगोकर उसके चेहरे पर फेरा, उसके हाथ भी साफ किए। इस असना में लुबना आंखें बंद किए लेटी रही। उन्हें नहीं मालूम था कि वो बेहोश है या उसने खुद ही आंखें बंद कर रखी हैं। जब फरीदा ने उसके बालों पर ब्रश फेरने के लिए सर एक तरफ किया और उसके खूबसूरत रेशमी बालों में ब्रश फेरा तो लुबना ने आंखें खोल दीं। फरीदा के हाथ में एक छोटा सा आईना था। वो जब भी उसके बालों को ब्रश करती थीं तो लुबना उनसे आईना देखने को ज़रूर मांगती थी। अब भी उसने आंख के इशारे से आईना मांगा। फरीदा ने वो छोटा सा खूबसूरत आईना जिसे नीचे से पकड़ा जा सकता था लुबना के हाथ में दे दिया। लुबना ने अपनी सूरत आईने में देखी, फिर देखते ही देखते उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी आंखों के आंसू छुपाने के लिए आईना मुंह पर रख लिया। फरीदा जानती थी कि लुबना ने अपने आंसू छुपाने के लिए आईना मुंह पर रख लिया था। वो जानना चाहती थी कि लुबना आईना देखकर क्यों रोती है।
उसे क्या सदमा पहुंचा है। फरीदा उससे बहुत से सवालात करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर इरफान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो उससे कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगी जिससे उसकी परेशानी में इजाफा हो या दिल दुखे। डॉक्टर इरफान की नज़र में अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे कुछ पूछा जाए। अभी तो महज उसकी दिलजोई की ज़रूरत थी। सेहतियाब होने के बाद ही उससे कुछ पूछा जा सकता था। वो आईना देखती तो उसे अपनी सूरत नजर आती। वो बहुत हसीन लड़की थी। पुरकशिश चमकती आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, बहुत घने बाल। वो अक्सर बालों का जोड़ा बनाती। वो हंसती तो उसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत छलकने लगते। तरशे हुए गुलाबी होंठ, सांचे में ढला बदन, उसका हसीन होना ही उसे ले डूबा था। अगर वो एक मामूली शक्लो सूरत की लड़की होती तो ये सब काहे को होता। शादी से पहले वो आईना देखती तो अपनी सूरत पर नाज करती थी, और अब उसे आईने में अपनी सूरत नजर आती तो दिल में एक टीस से उठती और आंखों में आंसू भर आते। ये हसीन सूरत ही थी जिसने उसे रोशन से मिलवा दिया था। रोशन ने जब पहली बार उसे दफ्तर में देखा था तो वो उसे देखता ही रह गया था। वो थी ही ऐसी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाता, उसके चेहरे से नज़र हटाना मुश्किल हो जाए। रोशन उस फर्म में पहले ही मुलाजिम था। वो एग्जीक्यूटिव था। लुबना उस फर्म में बराह रास्त एक अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम हुई थी। उसकी हैसियत भी किसी एग्जीक्यूटिव से कम न थी। जब रोशन ने लुबना को देखा और लुबना की नज़र रोशन पर पड़ी तो वो दोनों पहली नज़र के शिकार हो गए थे। वो पहली नज़र में ही एक दूसरे को भा गए थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान बातचीत काफ़ी अरसे के बाद शुरू हुई। वो रोज़ ही एक दूसरे को देखते थे, लेकिन मामला हेलो हेलो से आगे ना बढ़ता। वो दोनों ही एक दूसरे के दायरे में आना चाहते थे, लेकिन पेशकदमी करते हुए डरते थे। फिर खुद ब खुद ही उन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। दोनों में से जिसके पास भी वक्त होता वो उठकर दूसरे के केबिन में पहुंच जाता। उन्हें नहीं मालूम था कि वो एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं, या शायद मालूम था। जब यूं होने लगा कि उन्हें एक दूसरे को देखे बगैर करार न आता तो उन्हें यकीन हो गया कि वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। अभी तक उन दोनों में से किसी ने अपनी ज़बान से लफ्ज़ मोहब्बत अदा न किया था। एक दिन जब लुबना रोशन के केबिन में बैठी चाय पी रही थी तो रोशन ने उसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कहा, लुबना। जी। लुबना ने पलकों की झालर उठाई। हम कब तक खामोश रहेंगे? हम खामोश कहाँ हैं? लुबना ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, आप अपने बारे में तो कह सकते हैं, क्योंकि बोलने के मामले में खासे कंजूस वाक़े हुए हैं, लेकिन मैं तो खूब पटर पटर बोलती हूँ, खूब आपके कान खाती हूँ। मेरे बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं खामोश रहती हूँ। मैंने जो बात कही है उस पर गौर करो। क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? लुबना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैं सिर्फ तुमसे ही कहलवाना चाहता हूँ, बल्कि खुद भी कहना चाहता हूँ। यूं तो हमारी आंखें एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानने लगी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो कुछ भी है वो लफ्ज़ों में बयान हो जाए। हल्फिया बयान चाहिए? लुबना ने मजाक किया। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल संजीदा हूँ, रोशन कहने लगा। अच्छा बाबा, ठीक है, फरमाएंगे क्या कहना चाहते हैं? मैं कागज़ पर एक जुमला लिखता हूँ, तुम उस जुमले के नीचे उसकी तस्दीक या तरदीद करोगी। चलें, ठीक है। लुबना फौरन तैयार हो गई। रोशन ने कागज़ पर बड़े खुशखत लफ्ज़ों में आई लव यू लिखकर कागज़ लुबना के सामने रख दिया। लुबना ने बड़ी बेकरारी से उस कागज़ पर नज़र डाली। फिर एक रंगे हया उसके चेहरे पर आया। लुबना ने बड़ी मखमूर निगाहों से रोशन को देखा और कलम लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। कलम लेते हुए लुबना की उंगलियां उसके हाथ से मस हो गईं। उसके जिस्म में करंट सा दौड़ गया। एक खुशगवार झटका सा लगा। लुबना ने कलम संभाल कर एक नज़र रोशन के लिखे को देखा। उसके चेहरे पर फिर हया की सुर्खी दौड़ी। फिर उसने तेजी से रोशन के जुमले के नीचे लिख दिया, लाओ दिखाओ। रोशन ने बेताबी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। एक शर्त पर दिखाऊंगी यह कागज़। वो क्या? आप इस कागज़ को देखने के बाद फौरन फाड़ देंगे, लुबना ने कहा। मुझ पर एतबार नहीं? रोशन ने पूछा। एतबार न होता तो इस पर यह जुमला क्यों लिखती? मुझे आप पर बहुत भरोसा है। मैं जानती हूँ आप अपनी ज़बान से कभी कोई ऐसा अल्फाज नहीं निकालेंगे जिससे मेरी इज्जत मिट्टी में मिले। ये सब जानती हूँ, फिर भी ख्वाहिश है कि इस कागज़ को फ़ौरन तल्फ कर दिया जाए। एहतियात अच्छी चीज़ है। अच्छा ठीक है, मुझे कागज़ तो दो, रोशन ने बेकरारी से कहा। लुबना ने खामोशी से कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया और अपनी गर्दन झुका ली। रोशन ने इस तरह भी कैफियत में कागज़ पर नज़र डाली। उसने उसके जवाब में लिखा था, आई लव यू टू। ये जुमला पढ़कर रोशन झूम गया। उसने कागज़ उठाकर लुबना की तहरीर को चूम लिया
रोशन को कागज चूमते हुए देखकर लुबना अंदर ही अंदर सिमट गई। इस तहरीर को फाड़ने को जी नहीं चाहता। रोशन ने बड़ी मोहब्बत से कहा, फिर इसका तावीज़ बनाकर अपने गले में डाल लें। लुबना हंसकर कहने लगी, हाँ ये हो सकता है। रोशन ने बड़ी संजीदगी से कहा। कोई 3-4 दिन के बाद लुबना ने रोशन के गले में एक लॉकेट देखा। उस लॉकेट पर लव लिखा हुआ था। ये गले में क्या है? लुबना ने लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोहब्बत का तावीज़। रोशन ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या मतलब? लुबना की समझ में कुछ ना आया। इस लॉकेट के अंदर वो कागज़ महफूज है जिसके बारे में तुमने फाड़ने का हुक्म दिया था। वाकई? लुबना ने बेयकीनी से कहा। यकीन नहीं आ रहा? ठहरो, तुम्हें दिखाता हूं। रोशन ने गले से लॉकेट उतारकर लॉकेट का लॉक खोला और उसे लुबना की तरफ बढ़ा दिया। लुबना ने देखा कि उसमें कागज़ तय किया हुआ रखा था। वो ये देखकर हैरान रह गई। उसने तो वो बात महज मजाक में कही थी। कमाल करते हैं आप, लुबना ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मैंने तो मजाक किया था। मोहब्बत में मजाक जायज़ नहीं। रोशन ने मुस्कुराकर उसे देखा। बाकी सब जायज़ है। अच्छा, इस लॉकेट को आप नहीं पहनेंगे? मुझे लॉकेट पहने हुए मर्द जहर लगते हैं। ठीक है, नहीं पहनूंगा। वैसे भी तुमने कभी मुझे गले में लॉकेट या जंजीर पहने हुए नहीं देखा होगा। मैं खुद पसंद नहीं हूं, लेकिन यह तुम्हारे हुक्म की तामील में था। तुमने कहा और मैंने उस तहरीर को तावीज़ बनाकर गले में डाल लिया। रोशन लुबना पर अपनी मोहब्बत रोज़े रोशन की तरह अया करना चाहता था। बहुत मोहब्बत है मुझसे? वो पूछने लगी। इसमें क्या शुबा है? रोशन ने दिल पर हाथ रखा। अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को नजर बद से बचाए। लुबना ने आंखें बंद करके दुआ मांगी। आमीन। रोशन ने दिल की गहराइयों से कहा। मोहब्बत को नजर बद से बचाना कोई आसान काम नहीं। जहां मोहब्बत होती है वहां नजर बद का नाम लाजिम नहीं है। दो इंसानों को एक दूसरे का असीर देखकर लोग खामखा हसद करने लगते हैं। तासीर है मोहब्बत और हसद साथ साथ जन्म लेते हैं। उन दोनों के साथ भी यही हुआ। लुबना और रोशन की मोहब्बत की खुशबू जल्द ही दफ्तर में फैल गई। लोगों की ज़बानों पर आ गईं। जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। ये बातें किसी ना किसी तरह उड़ती हुई लुबना के कानों में भी पड़ जातीं। इस दफ्तर में लुबना के अलावा 5-6 लड़कियां और भी मुलाजिम थीं। इस दफ्तर में हर शख्स बतौर हमदर्दी दूसरों के कहे गए जुमले उन्हें सुना जाता। बाज़ वक्त तो ये होता कि वो अपने कहे हुए जुमले दूसरों के नाम से सुना जाता। लुबना को बदनामी से बहुत डर लगता था। वो एक नेक नाम लड़की थी। वो किसी कीमत पर नहीं चाहती थी कि दफ्तर का हर शख्स उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दे। ये क्या हो रहा है? लुबना ने एक दिन परेशान होकर कहा। इस तरह के कामों में ऐसा ही होता है। रोशन ने हंसकर टालना चाहा। रोशन प्लीज़। लुबना ने एहतजाज आमेज लहजा इख्तियार कर लिया। ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या हुआ? रोशन को बिलाखिर संजीदा होना पड़ा। लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लुबना ने परेशान होते हुए कहा। ऐसी बातें जो हमसे अभी तक सरजद नहीं हुई हैं। ये दफ्तर के लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। करने दो बातें, हमारा क्या लेते हैं? हमारा ज़मीर तो मुतमईन है। हाँ, हमारा ज़मीर तो मुतमईन है, लेकिन मैं बदनामी से बहुत डरती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? शौकत को बुलाकर डांट डपट कर दूँ? उसकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लुबना ने उसे समझाया। अरे उसकी हैसियत ही क्या है? वो इस दफ्तर में मामूली क्लर्क है। मैं उसे खड़े खड़े मुलाजमत से अलग कर सकता हूँ। इतना इख्तियार है। मैं जानती हूँ, लुबना ने कहा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। इस तरह लोग हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो फिर क्या करना है? मेरी अम्मी तुम्हें चाय पर क्यों ना बुला लें? लुबना ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। ऐसा हो जाए तो फिर फसाद की जड़ ही ख़त्म हो जाए। रोशन खुश होता हुआ बोला। फिर मैं कब आऊँ तुम्हारे घर? उसने लुबना की बात समझते हुए पूछा। मैं अक्सर तुम्हारा जिक्र घर पर करती हूँ। इस जिक्र से उन्होंने कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया होगा। मेरे अब्बू अम्मी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे अपने बारे में फ़ैसले का इख्तियार दे रखा है और अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें अपने फ़ैसले से आगाह कर दूँ। लुबना ने फैसला कुन अंदाज में कहा। वैसे आपकी तरफ क्या पोजीशन है? दोनों ही घर में दोनों की पोजीशन अच्छी थी। दोनों के वालिदैन ने समाज की दीवार बनने की कोशिश नहीं की। इस तरह दोनों के हाथों में एक एक अदद अंगूठी आ गई। लेकिन किसी को उनका ये बंधन पसंद न आया। उसने डॉक्टर इरफान को टेलीफोन करके रोशन के बारे में राय ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वो कौन था या वो कौन लोग थे जो रोशन और लुबना को एक होता हुआ नहीं देख सकता या देख सकते थे?
उसके बारे में रोशन और लुबना अंदाज़ा न लगा सके। उन्हें ये अंदाज़ा तो था कि दफ्तर के लोगों में से ही किसी की हरकत है, लेकिन ये मज़मूम हरकत किसकी है, बावजूद कोशिश के कुछ मालूम ना हो सका। बहरहाल वो जो भी था, बड़ा बाखबर आदमी था। लुबना और रोशन को अब उससे खौफ आने लगा था। ये ठीक था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन कब कोई गलतफहमी उनके दिलों में घर कर जाए, इसका धड़का हर वक्त लगा रहता था। लुबना के कहने पर रोशन ने उस फर्म के मालिक राव हमीद से भी बात की थी। राव हमीद ने रोशन की तमाम बातें सुनकर एक जोरदार कैका लगाया था और कहा था, दुनिया इसी का नाम है रोशन, यहाँ कोई शख्स सामने वाले को खुश नहीं देख सकता। अब तुम मुझे ही देख लो, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे कारोबार के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ और नहीं मिलता तो इल्ज़ामात ही लगा देते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मेरा ताल्लुक ड्रग माफिया से है। अब अगर मैं इन कारोबारी हासिदों की बातों का असर लेने लगूं तो दफ्तर के बजाय हस्पताल में नजर आऊं। इसलिए तुम्हारे लिए मेरा मशवरा है कि परेशान होना छोड़ दो। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मंगनी हो गई है, बस अब शादी भी कर डालो ताकि जलने वाले जलकर कबाब बन जाएं। राव हमीद के बारे में दफ्तर वालों की बड़ी मतज़ात आ रही थीं। कुछ लोग उन्हें बड़ा नेक नफ्स, शरीफ और हमदर्द किस्म का आदमी समझते थे, तो कुछ लोग उन्हें शहर का एक बड़ा स्मगलर और मंशियात फरोश जानते थे। राव हमीद 50 के पेटे में थे। बुढ़ापा उनके चेहरे से जाहिर होने लगा था। उनकी सूरत एक गैर मुल्की अदाकार से मिलती थी, लेकिन उनका अदाकारी के पेशे से कोई ताल्लुक़ न था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन अदाकारी सिर्फ कैमरे के सामने ही तो नहीं होती। बाज़ लोग दुनिया के स्टेज पर भी अदाकारी करते हैं। राव हमीद भी उन्हीं अदाकारों में से एक थे। लुबना ने उनका नाम मिस्टर हीरो रखकर छोड़ दिया था। जवान रहे होंगे तो यकीनन किसी हीरो से कम ना होंगे। इस बुढ़ापे में भी वो अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखते थे। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, कोई ऐसी चीज़ ना थी जिससे उनकी एक्टिंग जाहिर ना होती। वो पक्के एक्टर थे। राव हमीद ने लुबना को एक तकरीब में देखा था। जब देखा था तो उस वक्त तय कर लिया था कि उसे अपने दफ्तर में सजा कर रहेंगे। जब उन्हें यह मालूम हो गया कि लुबना किसकी बेटी है तो फिर उस तक पहुंचना इतना मुश्किल ना रहा। लुबना उन दिनों खुद जॉब की तलाश में थी। डॉक्टर इरफान उसे डॉक्टर बनाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन लुबना का इस तरफ रुझान न था। रुझान न देखकर डॉक्टर इरफान ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। लुबना ने अंग्रेज़ी में एमए कर लिया और अब वो किसी मुनासिब रोज़गार की तलाश में थी कि डॉक्टर इरफान के एक दोस्त लुबना के लिए एक पुरकशिश मुलाजमत ले आए। लुबना ने फ़ौरन हाँ कर दी और इस तरह वो राव हमीद की प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने लगी। राव हमीद पहली नज़र में लुबना को अच्छे आदमी लगे। राव हमीद के मुहज़्ज़िब होने में कोई कलाम ना था। वो सामने वाले को बहुत इज्जत देने वाले आदमी थे, इसलिए लुबना का पहला तासुर उनके बारे में अच्छा कायम हो गया। लुबना को उनसे कोई ख़तरा ना था, क्योंकि वो खुद से बेतकल्लुफ़ होने वाली लड़कियों में से ना थी। वो तो यूनिवर्सिटी से भी बग़ैर अफेयर के निकल आई थी। उसने यूनिवर्सिटी में कई अफेयर चलते देखे थे, कई मोहब्बतें परवान चढ़ती देखी थीं। उन मोहब्बत करने वालों को अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए थे, लेकिन खुद उसका दामन मोहब्बत से खाली रहा था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके हुस्न से मुतासिर होकर कई लड़कों ने उसके करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन लुबना ने उन्हें तवज्जो के काबिल न समझा। लुबना मर्दों में ज़ाहिरी हुस्न देखने की आदी न थी। वो ज़ाहिरी हुस्न के बजाय ज़हन की खूबसूरती पसंद करती थी। उसे हसीन मर्दों के मुकाबले में ज़हीन मर्द ज़्यादा पसंद थे। यूनिवर्सिटी सतह पर उसे जो लड़के मिले उनमें एक आध स्मार्ट तो था, लेकिन उसकी ज़हनी सतह बुलंद ना थी। यही वजह थी कि ये मुलाकातें इब्तदाई मुलाकातों से आगे ना बढ़ सकीं और लुबना पूरे इत्मीनान से अब कोई चीज़ खोए बगैर यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहकर आ गई थी। ये इत्तेफाक़ी था कि रोशन में उसे अपने आइडियल की झलक नज़र आ गई। यही वजह थी कि वो उसकी तरफ मगनातीस की तरह खींचती गई। रोशन खूबसूरत तो था ही, साथ ही ज़हीन भी था। शाइस्ता अतवार और मुहस्सिबाना रवैये का हामिल था। वो क्यों कर उसे पसंद ना करता। राव हमीद को देखकर उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय सुनकर उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो बेज़रर आदमी है। वो आदमी को उस वक्त तक नहीं काटता जब तक कोई उसकी दुम पर पैर न रख दे। लुबना को भला क्या ज़रूरत थी कि सोए हुए कुत्ते की दुम पर खामखा पैर रख कर गुजरती। शुरू में तो मामलात ठीक रहे। राव हमीद उसे अपने कमरे में कम से कम बुलवाते, और जब बुलवाते तो लुबना महसूस करती कि वो काम की बात करके जल्द अज जल्द उसे फारिग करने के लिए कोशा रहते। उनकी आंखों में भी किसी किस्म की कोई चमक नज़र न आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस रवैये में तब्दीली आने लगी।
वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसे देर तक अपने कमरे में बिठाने लगे। अब लुबना महसूस करती जैसे उन्हें काम की बात करने की ज़्यादा जल्दी नहीं है। उन्हें बोलने की कम आदत थी, लेकिन जो बोलते अच्छा बोलते थे। आदमी का जी चाहता कि वो उनकी बातें दिलचस्पी से सुने, लेकिन लुबना को उनकी दिलचस्प बातों से कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपने काम से काम रखना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी अंदाज़ा था कि वो राव हमीद के मुलाजिम है, और मुलाजिम मुलाजिम ही होता है, मालिक नहीं होता। लिहाजा वो खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती। फिर लुबना को यह अंदाज़ा करते देर न लगी कि राव हमीद की आंखों का जाविया बदल रहा है। लेटर लिखवाते हुए या कागजात पर दस्तखत कराते हुए अचानक वो लुबना को गौर से देखने लगते। इस देखने में ख़ास दिलचस्पी का अंसर होता। आंखों में वही चमक होती जो एक मर्द की निगाहों में एक औरत के लिए होती है। अब राव हमीद उसके लिबास पर तबसरे करने लगे थे। फिर वो उसके हुस्न की तारीफ में एक आध जुमला बोलने लगे थे। लुबना इन बातों को संजीदगी से न लेती, बस सरसरी सा शुक्रिया अदा करके उन्हें काम की तरफ मुतवज्जे कर देती। अब वो लुबना को दफ्तर का वक्त ख़त्म होने के बाद भी बिठाने लगे थे। जो कागजात या खतूत वो दिन में निपटा कर उसे फारिग कर सकते थे, वो कागजात या खतूत अब शाम के वक्त लेकर बैठने लगे थे। लुबना दफ्तर में रुकने पर मजबूर होती, क्योंकि काम फिर काम था। वक्त गुजरने के साथ दफ्तर में देर तक बैठने का सिलसिला बढ़ता ही गया। अब वो घंटा डेढ़ घंटा उसे अपने कमरे में बिठाने लगे थे। दफ्तर से वो बाहर निकलती तो सन्नाटा छाया हुआ होता। सब लोग जा चुके होते, बस एक चपरासी मौजूद होता जो उन लोगों के उठने के बाद दफ्तर बंद करता। दफ्तर से निकलने के बाद राव हमीद उसे घर पर छोड़ते, फिर अपने घर चले जाते। शुरू शुरू में उसने तकल्लुफ़ किया था और राव हमीद की पेशकश के बावजूद उसने रक्षा से जाना मुनासिब समझा था, लेकिन ये एक दिन की बात न रही थी, रोज़ का मामूल हो गया था। और देर इतनी हो जाती थी कि किसी कन्वेंस का मिलना भी आसान न रहता। वो रात के वक्त किसी कन्वेंस की तलाश में सड़क पर नहीं खड़ी हो सकती थी, इसलिए वो राव हमीद के साथ ही चली जाती थी। दफ्तर में देर तक रुकने की वजह से लुबना को सख्त ज़हनी कोफ्त होने लगी थी। वो बार बार रोशन से अपनी उलझन का जिक्र करती। कई मरतबा उसने सोचा कि इस्तीफ़ा देकर बैठ जाए, लेकिन रोशन उसे समझाता था और उसे कोई इंतहाई कदम उठाने से बास रखता। वो नहीं चाहता था कि लुबना मुलाजमत छोड़कर जाए। अभी वो एक दूसरे की आंखों में बसने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो चली जाती तो रोशन के ख्वाब बिखर जाते। उसने लुबना से शादी करने का इरादा कर लिया था, और ये ख्वाहिश इसी सूरत में पूरी हो सकती थी कि लुबना मुलाजमत करती रहे। रोशन को राव हमीद की तरफ से कोई ख़तरा ना था। वो उनको बेज़रत जानता था और एक शरीफ आदमी मानता था। इस बात की तस्दीक लुबना ने भी की थी। अगर उनके जहन में कोई फतूर होता तो अब तक सामने आ चुका होता। राव हमीद की लड़कियों के बारे में ख़ास तकनीक थी। वो एक माहिर खिलाड़ी थे। वो हर लड़की के मिजाज के मुताबिक पेशकदमी करने के आदी थे। हसीन लड़कियां उनकी कमज़ोरी थीं, और उन कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की सलाहियत उनमें बदरजा अतम मौजूद थी। वो बेज़रर आदमी न थे, लेकिन बज़ाहिर बेज़रर दिखाई देते थे। लुबना पर उनकी ख़ास नज़र थी। उसके बारे में उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि पहले इसे बातों से राम करने की कोशिश करेंगे। अगर बातों से राम ना हुई तो इस पर चाल डालेंगे। अभी वो जंगल की मोरनी को दाना खिला रहे थे और इस इंतज़ार में थे कि वो गाफिल हो तो जाल फेंकें। फिर उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनका दाना बेकार जा रहा है, वो दाम में आने वाली नहीं। एक एक करके उन्होंने अपने तमाम हरबे आजमा डाले थे, लेकिन लुबना की शख्सियत को गहना ना सके थे। उनके हर हमले पर लुबना ने शेरनी की तरह पंजे निकाल लिए थे। उनकी तमाम पेशकदमियों को लुबना ने बड़ी होशियारी से रोक लिया था। शायद उनकी कोशिश कभी कारामद भी हो जाती, लेकिन दरमियान में रोशन आ गया। जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि लुबना रोशन में और रोशन लुबना में दिलचस्पी ले रहा है। रोशन अपने केबिन में से जो बात करता वो हर्फ ब हर्फ राव हमीद के कानों तक पहुंच जाती। लुबना जैसे ही रोशन के केबिन में दाखिल होती तो राव हमीद का मुखबिर फौरन उसके कमरे में जाकर इत्तला देता, सर वो रोशन साहिब के पास पहुंच गई हैं। इस इत्तला पर वो अपने मुखबिर की शक्ल देखते हुए मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते और कहते, जाओ और देखो अंदर कोई ना आने पाए। मुखबिर, जो इस फर्म का सबसे पुराना चपरासी था, वो बड़े मौद्दबाना अंदाज में गर्दन हिलाता हुआ कमरे से निकल जाता। उसके जाने के बाद वो मेज़ की दराज से ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ निकालते, सुई घुमाकर सेट करते और फिर बड़े इत्मीनान से रोशन के केबिन में होने वाली गुफ्तगू सुनते रहते। इस तरह वो बातें जो सिर्फ वो दोनों जानते थे टेलीफोन पर डॉक्टर इरफान को बता दी जाती।
मंगनी की खबर उन दोनों ने बड़ी सीक्रेट रखी थी, लेकिन वो इत्तला भी डॉक्टर इरफान को मशवरे की शक्ल में पहुंचा दी गई थी। वो दोनों बहुत हैरान होते कि आखिर वो कौन शख्स है जो उन दोनों की सांसों के दरमियान बैठा रहता है। वो अगर खांसते भी हैं तो उसे मालूम हो जाता है। अब राव हमीद की ज्यादतियां बढ़ती ही जा रही थीं। एक दो मरतबा जब राव हमीद ने उसे बेतकल्लुफ करने की कोशिश की तो लुबना ने बड़े नर्म लहजे में उन्हें बावर कराने की कोशिश की कि वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म की लड़की है, उसे इस तरह के बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। लुबना की तरफ से खिंचाव देखकर वो ज़रा ठहर जाते, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर देते। एक दिन उन्होंने हद ही कर दी। मंगनी की अंगूठी देखते हुए उन्होंने बड़ी बेतकल्लुफी से लुबना का हाथ थाम लिया। लुबना को बहुत तैश आया। उसका जी चाहा कि उठकर अपने पैर से सैंडल निकाले और तड़ातड़ राव हमीद के सर पर बरसाना शुरू कर दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को जब्त किया और आहिस्तगी से उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राव हमीद ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से थाम लिया। प्लीज़ राव साहब, मेरा हाथ छोड़ दें, उसने सख्त लहजे में कहा। अरे आपको तो गुस्सा आ गया, लीजिए छोड़ देते हैं। मैं तो आपके हाथ की लकीरें देखना चाहता था। मुझे हाथ की लकीरें दिखाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लुबना ने उठते हुए कहा। अच्छा अब मैं चलती हूं, काफ़ी देर हो गई। और फिर लुबना ने राव हमीद का जवाब भी नहीं सुना, तेजी से उसके कमरे से निकल आई। उसके कमरे से निकलने के बाद राव हमीद ने एक गहरा सांस लिया और खुद कलामी के अंदाज में बोले, बेवकूफ़ लड़की, तुझे क्या मालूम कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये मैं जानता हूं कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, और जो कुछ लिखा है वो इतना खुशगवार नहीं है। राव हमीद बहुत जिद्दी आदमी थे, बहुत शाहाना मिजाज पाया था। इनकार सुनना तो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती उसे हासिल करके छोड़ते, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता। लुबना का उन्होंने हाथ पकड़ना चाहा था, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर भाग गई थी और वो हाथ मलते रह गए थे। उन्हें लुबना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि आइंदा क्या करना है। वो बहुत शातिर आदमी थे। उन्होंने दूसरे दिन लुबना को किसी किस्म का एहसास न होने दिया कि कल उसका इस तरह चले जाना उन्हें सख्त नागवार गुजरा है। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गए। अब उन्होंने उसे दफ्तर के बाद बिठाना बंद कर दिया था और इंतहाई शाइस्तगी से पेश आने लगे थे। लुबना खुश थी कि उसने एक अफरीद को आसानी से काबू में कर लिया था। लुबना ने हाथ पकड़ने वाली बात रोशन को नहीं बताई थी। उसने सोचा खामखा उसका जहन खराब हो जाएगा। वैसे भी राव हमीद ने अब सीधी राह इख्तियार कर ली थी। अगर वो अब भी टेढ़ी राह पर गामजन होते तो वो ज़रूर रोशन के इल्म में ले आती और मुलाजमत भी छोड़ देती। वो कुछ न कर पाई, लेकिन वक्त ने अपना हाथ दिखा दिया। वक्त की एक ठोकर से लुबना की दुनिया तह बाला हो गई, वो दुनिया जो अभी बसने भी ना पाई थी। अब वो बिस्तरे अलालत पर लेटी थी और आईना उसके दुखों का मदावा बन गया था। वो आईना देखती तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते। लुबना के दिल में आग लगी थी और वो उस आग को ठंडा करना चाहती थी। वो शोले जो उसकी आंखों में नाच रहे थे, उन शोलों को वो किसी और आंख में रख्सा देखना चाहती थी, लेकिन वक्त उसे मोहलत ही नहीं दे रहा था। उस पर मुसलसल बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। उसे ये भी अंदाज़ा न था कि उसे कब कौन देखने आता है। जब वो होश में आती तो उसके लबों पर जैसे मोहर लग जाती। उसे यूं महसूस होता जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। दुख था कि बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने रोशन को बैठा पाया। रोशन उसे देखने बड़ी पाबंदी से आता था। वो दफ्तर से सीधा लुबना के घर आ जाता और फिर उसके सराहने 2-3 घंटे बैठ कर जाता। वो जब भी आता लुबना उसे बेहोशी में मिलती। एक आध बार वो होश में भी मिली तो कोई बात ना हो पाई। रोशन उसका हाथ पकड़े उसे खामोशी से देखता रहता। वक्त गुजरने के साथ बेहोशी के दौरों में भी इजाफा होता जा रहा था। अब लुबना मुसलसल कई कई दिन तक बेहोश रहने लगी थी। आज वो होश में आई तो सामने रोशन था। कमरे में उस वक्त उसके अलावा कोई ना था। लुबना ने इशारे से उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा। रोशन ने उठकर फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर लुबना ने उसे अपने करीब बिठाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। रोशन ने उसका हाथ थाम लिया। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर वो सब कह दिया जो वो आईने से कहती रहती थी। वो सब कुछ बता दिया जो उसके दिल में उबल रहा था। उसे सुकून मिल गया। वो फिर से होश गंवा बैठी। लुबना को किसने अगवा किया था और वहां उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सुनकर रोशन के होंठ सख्ती से भिंच गए। मुट्ठियां बंद हो गईं, पेशानी पर बल पड़ गए।
आंखों में आग दहक उठी। उसने दिल ही दिल में तय किया कि वो उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने लुबना को रोशन से छीनकर उसकी इज्जत पामाल की थी। अब वो उसकी जिंदगी पामाल करके रहेगा। जब रोशन लुबना के घर से निकला तो उसका सीना इंतकाम की सोजिश से फूंक रहा था। लुबना उसकी मोहब्बत थी, आधी जिंदगी थी। उसने सोच लिया था, अच्छी तरह सोच लिया था कि क्या करना है। उस वक्त रात के 7:30 बजे थे। राव हमीद दफ्तर में अकेले थे। उन्हें बड़ी बेचैनी से रोशन का इंतजार था। वो बज़ाहिर बड़े सुकून अंदाज में 4 इंच के टीवी पर, जो उनकी मेज़ की बाईं तरफ एक रैक में रखा था, मौसीकी का प्रोग्राम देख रहे थे। गाहे बगाहे वो वॉल क्लॉक पर नज़र भी डालते जाते थे। रोशन ने ठीक 7 बजे दफ्तर पहुंचने का वादा किया था। वो राव हमीद से किसी लड़की को मिलवाने ला रहा था। रोशन ने लुबना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र उसका इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। साथ ही कहा था कि अपनी एक रिश्तेदार लड़की को राव हमीद से मिलवाएगा। उसने लड़की का जिक्र करते हुए जहां उसकी काबिलियत का जिक्र बयान किया था, वहां गैर महसूस तरीके से उसके हुस्न की भी बेपनाह तारीफ की थी। राव हमीद किसी हसीन लड़की का जिक्र सुनकर अंदर ही अंदर मचल रहे थे और उन्होंने फौरन ही उससे मिलने का वक्त दे दिया था। रोशन ने राव हमीद की बेचैनी को समझते हुए कहा था कि दफ्तरी औकात में वो उस लड़की से मिलवा देगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज शाम को वो दफ्तर में बड़ी देर तक रहेंगे, लिहाजा वो आज शाम को उस लड़की को लेकर आ जाए। वो फौरी तौर पर किसी लड़की को रखना चाहते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्रेटरी के बगैर वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गए थे। रोशन भी यही चाहता था कि वो दफ्तर के औकात के बाद उसे वक्त दें। अगर वो ऐसा ना करते तो वो खुद कोई बहाना करके दफ्तर के बाद का वक्त मुकर्रर करवाता। 7:30 बज रहे थे। राव हमीद किसी नई लड़की से मिलने के ख्याल से एक हिजानी कैफियत में मुब्तला थे। टेलीविजन स्क्रीन पर नजरें थीं, लेकिन खुली आंखों वो पुरकैफ ख्वाब देखने में मसरूफ थे। उधर रोशन, अकबर और मजीद दफ्तर के दरवाजे तक आ पहुंचे थे। रोशन को मालूम था कि इस वक्त दफ्तर में राव हमीद के अलावा दफ्तर का पुराना चपरासी मासूम अली होगा। रोशन को मालूम था कि मासूम अली महज नाम का ही मासूम था। काम उसके बड़े जालिमाना थे। वो स्टाफ की मुखबरी पर मामूर था। वो दरवाज़ा खोलकर तेजी से अंदर आए। तीनों के चेहरों पर नकाब थे। पूरा दफ्तर खाली पड़ा था और मासूम अली एक कुर्सी पर बैठा आराम से सिगरेट के कश ले रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो तीनों उसके सर पर पहुंच गए। अकबर ने पिस्तौल खोपड़ी से लगा दी। रोशन ने उसे कुछ बोलने का मौका ना दिया। उसने जेब से रुमाल निकालकर उसकी नाक पर रख दिया और उस वक्त तक ना हटाया जब तक उसकी गर्दन न ढलक गई। उसी वक्त राव हमीद ने मासूम अली को बुलाने के लिए घंटी बजाई। फौरन ही दरवाज़ा खुला। राव हमीद ने ये देखे बगैर कि कौन अंदर आया है, कहा, मासूम अली देखो, रोशन साहब आने वाले हैं। वो जैसे ही आए उन्हें फौरन अंदर भेज देना। राव हमीद की आंखें टेलीविज़न स्क्रीन पर थीं। मैं आ गया हूँ सर, रोशन ने कहा। उसने चेहरे से नकाब हटा दिया था। अरे, राव हमीद को बड़ी हैरत हुई और जब उन्होंने अपनी कुर्सी दरवाजे की जानिब मोड़ी तो उन्हें रोशन के साथ 2 आदमी और नजर आए। किसी लड़की का दूर तक पता न था। क्या बात है रोशन? रोशन को 2 आदमियों के साथ देखकर उनके होश उड़ने लगे थे, लेकिन उन्होंने संभाला लेने की कोशिश की। कोई बात नहीं है सर, रोशन ने बड़े इत्मीनान से कहा। आपसे मिलने का वक्त मुकर्रर था ना? देख लीजिए, मैं मुकर्ररा वक्त पर यहाँ पहुँच गया हूँ। ये कहकर रोशन ने कोट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ये क्या है? राव हमीद की आवाज़ घुटने लगी। ये पिस्तौल है सर, अभी 2-3 दिन पहले ख़रीदा है। अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि आप किस किस्म का कारोबार करते हैं। मैंने आपके अंदर के आदमी को अच्छी तरह पहचान लिया है। रोशन ने राव हमीद पर पिस्तौल तानते हुए कहा, मेरी बीवी लुबना के साथ आपने जो कुछ किया, मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। आप समझते थे कि चेहरे पर नकाब चढ़ाकर और नशा आवर इंजेक्शन लगाकर पूरे इत्मीनान से उसे अपनी हविस का निशाना बना लेंगे और कोई आपका कुछ न बिगाड़ सकेगा, कोई आपको पहचान न सकेगा। लेकिन लुबना ने आपको नकाब पहने हुए और अपनी गशी के बावजूद पहचान लिया। जानते हैं कैसे? रोशन, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? राव हमीद ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। जानते हैं उसने कैसे आपको पहचान लिया? इस अंगूठी की वजह से जो इस वक्त भी आपके हाथ में है। रोशन ये कहकर खामोश हो गया। अंगूठी का जिक्र सुनकर राव हमीद ने अपना बायां हाथ फौरन मेज से हटाकर अपने कोट की जेब में छुपा लिया और रोशन की तरफ खाली खाली निगाहों से देखने लगा। रोशन ने आगे बढ़कर पिस्तौल उनकी कनपटी से लगा दिया। राव हमीद, खामोशी से बैठे रहना, हिलना जुलना मत, वरना अपनी मौत को बहुत नज़दीक पाओगे। राव हमीद ने अपनी मौत को बहुत नज़दीक देख लिया था।
मौत उसकी कनपटी से लगी खड़ी थी। मौत को इतने करीब पाकर उसकी रगों में खून ठंडा होने लगा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन जबान ने साथ ना दिया। वो मैं करके रह गया। राव हमीद, तू एक घिनौने किरदार का आदमी ही नहीं, घिनौने कारोबार का मालिक भी है। तूने लुबना का जिस्म ही पामाल नहीं किया, उसकी रूह भी जख्मी कर दी है। वो मासूम लड़की मौत-ओ-ज़ीज़ की कश्मकश में मुब्तला है। वो अपने होश गंवा बैठी है। तूने राव हमीद हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तूने हमें किस कदर नुकसान पहुंचाया, तुझे इसका अंदाज़ा नहीं। बहरहाल अब अपने किए को भुगत। ये कहकर वो एक लम्हे को खामोश हुआ। फिर अकबर से मुखातिब होकर बोला, चलो अकबर, अपना काम करो। रोशन, क्या करने वाले हो? राव हमीद ने कांपती हुई आवाज़ में बमुश्किल कहा। हम तुम्हें एक नशा आवर इंजेक्शन लगाएंगे, इतनी ज़्यादा मिकदार में कि तुम्हें 3 दिन तक होश नहीं आएगा। तुम्हारे बेहोश होते ही हम तुम्हें इस प्लाजा की 7वीं मंजिल से नीचे फेंक देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहेगी कि तुमने नशा आवर इंजेक्शन लगाकर खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। फिर मंसूबे पर अमल करने में बमुश्किल 2 से 3 मिनट लगे। इंजेक्शन लगते ही राव हमीद पर बेहोशी तारी हो गई। रोशन ने पिस्तौल का दस्ता मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा। फिर उसने अपने भाई मजीद की मदद से राव हमीद को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। रोशन ने उसे सर के बल जमीन पर गिरते देखा। जब वो सड़क पर जाकर पड़ा तो एक हल्की सी धप की आवाज़ आई। फिर अकबर ने बेहोश मासूम अली को राव हमीद के कमरे में डाला। फिर वो तीनों पूरे इत्मीनान से निकल गए। जब वो लोग अपनी गाड़ी लेकर राव हमीद की लाश के पास से गुजरे तो वहाँ 8-10 आदमी जमा हो चुके थे और वो बार बार ऊपर सर उठाकर देख रहे थे। शायद ये अंदाज़ा कर रहे थे कि ये शख्स कहाँ से गिरा है। अकबर के मना करने के बावजूद रोशन गाड़ी से उतरा। उसने 2 आदमियों के कंधों के पीछे राव हमीद को चारों खाने चित पड़े देखा। उसकी लाश के गिर्द खून फैला हुआ था। रोशन ने राव हमीद की लाश को देखकर एक ठंडा सांस लिया और फिर तेजी से गाड़ी में आ बैठा। उसके तसव्वुर में लुबना मुस्कुरा रही थी।